नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसके तहत कुल 40 प्रैक्टिस सेट आने वाली है, इसके तहत आज ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया था, साथ ही साथ पहले वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमने फ्री कर दिया था और टेलीग्राम पे भी जो है अपलोड कर दिया था। तो जिन भाई बंधु को पीडीएफ का नमूना या डेमो देखना है वो टेलीग्राम पे जाके पहली वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करके देख लें। और आगे की पीडीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, वहाँ पे भी क्लिक करके आप व्हाट्सअप पे बीएसएससी लिखेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इस पीडीएफ के लिए 40 पीडीएफ, सभी 40 पीडीएफ के लिए मात्र 35 रुपये रखे गए हैं, है ना, जो आपको पर डे एक क्लास के हिसाब से मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक बैच की पीडीएफ आपको इसी 40 रुपया में फ्री में दिया जाएगा, तो उसे भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, संपूर्ण भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत क्या है। देखिए, बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है बिहार से जरूर आएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं आते जैसा कि इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक आध क्वेश्चन इसमें भी मैं पर डे सेट में रखूंगा। तो संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र में बिहार का अगर अंश की बात करें तो 2.86% होती है। और अगर क्रमांक की बात करें तो बिहार में 12वां क्रमांक है। एक दफ़ा बीपीएससी के एग्जाम में 12वां क्रमांक ऑप्शन में ही नहीं था, तो वहाँ पे 11वां क्रमांक के आंसर माना था बीपीएससी ने सही। तो या तो 11वां रहेगा या तो 12वां रहेगा। 12वां है तो बेटर है, 12वें क्रमांक के जो है आपके बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक है, ठीक है। और कितने प्रतिशत भूमि है बिहार के पास? 2.86% भूमि है पूरे इंडिया का। इसके अलावा बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है ये आपको 3-4-5 किलोमीटर है, तो इसे याद रखना काफ़ी ईजी है। 345 किलोमीटर आपका जो है बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ये वाली जो है आपका 345। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है ये 483 है। तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी कई दफ़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ये आपके सामने बिहार की मैप है, इस प्रकार से कुछ दिखता है बिहार का मैप। और बिहार के जो आपके उत्तर प्रदेश से टच होने वाला झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ या नेपाल के साथ, तो ये जो टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार की राजकीय भाषा क्या रखा गया है। तो बिहार की जो अपना खुद का भाषा राजकीय जिसे मानते हैं, हिंदी रखा गया है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। साथ ही साथ बिहार का एडिशनल राजकीय भाषा यानी सेकेंडरी राजकीय भाषा उर्दू भी है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, हिंदी और उर्दू। इसके अलावा बिहार को अथर्ववेद में आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपसे कल होकर क्वेश्चन पूछ ले, चूंकि बीपीएससी के कथन के रूप में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बिहार के बारे में किस ग्रंथ में देखेंगे। ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद था, तो उसमें से जो है अथर्ववेद में आप बिहार को पाएंगे, बिहार के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, जबकि राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। चिन्ह अलग चीज होती है, वृक्ष अलग चीज होती है। वृक्ष मतलब हम इस राज्य की वृक्ष जो है इसे मानते हैं, तो ये पीपल है। और चिन्ह आप बहुत सारे चीज पे देखेंगे, ये बोधि वृक्ष का चिन्ह है ना। तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक के में नहीं मिला दीजिएगा कि राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बोधि वृक्ष मार दीजिए, गलती हो जाएगा, पीपल है, ठीक है। इसके अलावा जिलों की संख्या बात करेंगे बिहार में तो 38 जिला है ना, 38 जिला है। लोकसभा में बिहार के लिए सीट आरक्षित 40 है, राज्यसभा में 16 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 56 है ना। इसके अलावा विधानसभा सीट 243 है और लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट 6 है। तो ये सब कुछ जानकारी है आपके मतलब विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के रिगार्ड में बिहार से रिलेट करके, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे ये आंकड़े, है ना। इसके अलावा भारत में मात्र 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इसमें से एक बिहार भी है, इसीलिए ये स्लैब लिखना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, यही वो 6 स्टेट है जहां पे आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल मैंने पहले भी समझा चुका है आपका। एक आपका विधानसभा होता है जो जनरली इंडिया के अधिकांश राज्य में है, और इसी के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो ये 2 हो गए, है ना, इसीलिए इसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। हमारे केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा, जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की प्रावधान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कहां से आया है। इसके अलावा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार ये 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है, और सबसे कम जो घनत्व है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो क्रमांक में सबसे नीचे है
63.8% जो है बिहार की लिटरेसी रेट है। ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट 74.04% है, तो ये ओवरऑल इंडिया के लिटरेसी रेट से भी बिलो पार है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपका कहाँ है? केरला का है। अब तो 100% जो है साक्षरता प्राप्त कर लिया है केरला, तो 94% से भी अधिक जो है आपकी साक्षरता केरला का है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका लक्षद्वीप का 91.6% जो है आपका लिटरेसी रेट है। तो ये कुछ लिटरेसी रेट के बारे में भी जानकारी रखेंगे, आपको एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला जो प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं ये आप जानते ही होंगे कि जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या आप किराना की दुकान से पेन खरीदने जाते हैं तो क्या वो किराना की दुकान सरकारी है? नहीं है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का जो है अस्तित्व बना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मोटो क्या होता है ऐसे अर्थव्यवस्था का? तो लाभ एवं सामाजिक कल्याण। ये लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी देखता है। लेकिन अगर आप अमेरिका जैसे कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ उनका जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ लाभ ही देखता है, सामाजिक कल्याण पे विशेष बल नहीं देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ एवं सामाजिक कल्याण, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बता ही दिया, जिसमें निजी और है ना सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उदाहरण के लिए से भारत की अर्थव्यवस्था, इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, ये सब कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है इको के अंदर कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, या फिर आप क्या समझते हैं बंद अर्थव्यवस्था से? बंद अर्थव्यवस्था से होती है कि किसी देश के अंदर न तो इंपोर्ट हो रहा है और न ही एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी विदेशी व्यापार पूर्णतः अगर ठप हो गया हो तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें आयात निर्यात ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व सर्वाधिक हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जन करना है। जैसे अमेरिका में ज़्यादातर जो है सरकार की अंकुश नहीं होती है अर्थव्यवस्था के ऊपर, है ना, बहुत ज़्यादा छूट दिया गया होता है, यानी निजी जो क्षेत्र है इसका स्वामित्व ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और अमेरिका जैसे कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही चलती है, ठीक है। इसमें लाभ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में एसएससी ने पूछा था कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और जो है आपका गुण है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, अवरोध कम होता है, ठीक है, तथा विकास का दर अधिक होता है। इसीलिए अमेरिका वगैरह जो है बहुत आगे निकल गए हैं। इसके अलावा जनवरी 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, भारतीय जो विज्ञान महोत्सव है, कई दफ़ा आपने ये क्वेश्चन देख के विदेश आंसर लगा देते हो तो बहुत गलती काम करते हो, मतलब देश आंसर लगा देते हो। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप इंडिया में कोई जगह रहता है ऑप्शन में वहीं मार देते हो। ऐसा नहीं है, विश्व हिंदी सम्मेलन भी विदेश में भी होते हैं, देश में भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो भैया यहाँ पे जनवरी 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका भोपाल के अंदर किया गया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, ये प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं कि गांधी जी के जो है अफ्रीका से लौटने के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहले एनुअल करते थे, लेकिन अब बायनियल करते हैं, यानी 2 साल में एक बार करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह सेलिब्रेट। तो इस बार का जो आपका लगाया गया था ये आपका इंदौर के अंदर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति जी आए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, ये लेटेस्ट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। 2023 में मध्य प्रदेश में 5वीं संस्करण हुआ था, विजेता महाराष्ट्र को घोषित किया गया था। G20 की बैठक दिल्ली के अंदर हुआ है। G20 के कई अलग अलग बैठक भी हुए हैं, लेकिन जो मेन वाला बैठक है, खाली अगर आपसे पूछता है कि G20 की बैठक कहाँ, तो दिल्ली। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हो रहा है, जो मैंने कल आपका दिल्ली पुलिस वाले क्लास में बताया था। इसका जो है मोगा शुभंकर रखा है, तो आने वाले एग्जाम में इसकी शुभंकर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी शुभंकर का नाम मोगा है, मोगा, है ना। इसके अलावा पिछला वाला जो आपका राष्ट्रीय खेल 36वां
हुआ था ये गुजरात में हुआ था, सावाज शुभंकर था वहाँ पे सर्विसेज टीम विजेता हुए थे। तो ये सब ध्यान रखना है कुछ पास्ट से भी, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जो चीज़ चल रहे होते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपको जो है 2023 के वर्ल्ड कप से नहीं 2019 के वर्ल्ड कप से कई सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि चल रहा है पढ़ लो, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है आपसे ना तो पिछला पूछ लेता है, क्योंकि वहाँ पे कोई जल्दी जल्दी ध्यान देगा नहीं, है ना। और एक अच्छे बच्चे का काम है कि कम से कम पीछे, आगे और अगला इवेंट कहाँ होगा ये तीनों करके जाए एग्जाम के अंदर। इसके अलावा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? आप जानते हैं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाए थे, तो इसका विद्रोह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विद्रोह जो है एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। विद्रोह करने का मतलब जो है एकदम वो तलवार लेके नहीं खड़े हो गए थे, लेकिन नाखुश थे। तो ये कौन है भाई? एनजी रंगा। कौन? एनजी रंगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब चलाया? 1917 में। ये क्यों चलाया गया था? तो ये तीन कठिया पद्धति के खिलाफ था। ये तीन कठिया पद्धति क्या होती थी कि नील की खेती से संबंधित है। ये 1/3 भूमि पे नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, जिससे परेशान हो गए थे वहां के किसान। और इसी के कारण जो है वहां के एक किसान जिनका नाम आपका राजकुमार शुक्ल था, यानी बिहार का किसान, तो इन्होंने गांधी जी को इन्वाइट करते हैं बिहार के धरती चंपारण आने के लिए, और वहां जाके जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय हुए थे और इस जो परेशानी थी इससे छूट दिलाया था। और ये गांधी जी का अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह भी था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1936 में स्थापित किए गए अखिल भारतीय किसान सभा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1936 में, है ना। और इसके जो संस्थापकों में हेड थे ये कौन थे आपसे, तो आपको बताना है स्वामी सहजानंद, है ना। लेकिन इसी अखिल भारतीय किसान सभा जब स्थापित किए गए तो इसमें सचिव के पोस्ट पे इसी एनजी रंगा को रखे गए थे। तो एनजी रंगा से मिलता जुलता टर्म था, इसीलिए मैंने यहीं पे इसे रखा है। आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मिलता जुलता होगा, जो भी फैक्ट आपको मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकती है या फिर आई है, तो उसको साथ में ही डिस्कस करते चलते हैं, इसीलिए वीडियो लेंदी हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और जो बच्चे इससे पहले 57 वाली सीरीज देखे होंगे उनको जो है अपने आप में एक अलग फील हो रहा होगा पहले की तैयारी और अभी की तैयारी में। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जरूर से जरूर देख लें। एक दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है जिसके तहत 21 वीडियो आने वाली है, ये भी आपका जो है अल्टरनेटिव चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है दोस्तों। जब हमारी मॉर्निंग ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो हम लगातार लेकर के आएंगे दिल्ली पुलिस और ये बिहार दरोगा, ये जो अभी बीएसएससी वाले आप देख रहे हैं, तो रोजाना आएगी दोनों, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन परेशानी है, इसीलिए अल्टरनेटिव है, एक दिन ये एक दिन ये, है ना। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा डीपी वाली जो है सीरीज को, क्योंकि एग्जाम की डेट घोषित हो गया है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन 1920 में, है ना। इस जो असहयोग आंदोलन है इसमें संपूर्ण समुदाय का जो है पूर्ण सहयोग मिला था। समुदाय कहने का मतलब है जो भी हम धर्मावलंबी रहते हैं इंडिया के अंदर, आप जानते हैं कि ये इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी का सहयोग मिला था असहयोग आंदोलन में। ये असहयोग मतलब होता है मदद नहीं करना, तो ये अंग्रेजों के लिए ये नाम दिया गया था, लेकिन इसमें सहयोग सबका मिला था, ठीक है। इसके अलावा सक्रिय रोल अदा करने हेतु, अच्छा सक्रिय रोल अदा करने हेतु यानी अपना जो है पूरा इफर्ट लगाने के लिए जो है बहुत सारे अपने लोग जो है नेता जो है अपनी पेशा तक को छोड़ दिया था। इसमें प्रमुख है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये वकील थे पेशे से, इन्होंने जो है वकालत भी छोड़ दी थी ताकि जो है असहयोग आंदोलन में पूर्णतः हाथ बटा सके, है ना। लेकिन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जो एक हिंसक हत्याकांड होती है ना, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए होते हैं। तो इन्हीं से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसे जो है बंद कर दिया था, ड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा मैंने कल बताया था कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो आपका जो है महात्मा गांधी जी आपका केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिए थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे साथ में तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्वराज दल का गठन इसी के बाद जब ये बंद हो जाती है उसी के अगले साल 1923 में किया जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चूंकि ये असहयोग आंदोलन के बंद करने के पक्षधर नहीं थे, इससे जो है क्षुब्ध होकर अलग से वो पार्टियां बना लिया। इनके अलावा असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए कांग्रेस की बैठक जो है कोलकाता में बुलाई गई थी, लेकिन ये इमरजेंसी बैठक था, ये कोई प्री प्लान बैठक नहीं था, है ना। लेकिन पूर्णतः जो असहयोग आंदोलन लागू हुआ था ये लाहौर अधिवेशन में लागू हुआ था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन पे विचार विमर्श करने के लिए, है ना, तत्कालीन बैठक कहां बुलाई गई थी, तो कोलकाता में, लेकिन पूर्णतः कहां लागू हुआ था, तो लाहौर में। दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि एम कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। यानी एम जो कोष होता है, आप जानते हैं कि KLMN कोष होती है, तो इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे M कोष पूछ रखा है, 3 नंबर का पूछ रखा है, तो इसे हम 1 2 3 4 नंबर नाम दे देते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। और इसका एक सूत्र होता है 2n², है ना। 2 से गुना कर देते हैं कक्षा के वर्गों को, तो उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो M कोष कितना हो गया भाई, तीसरा हो गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूना का 18 हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 18 आपका आंसर
आंसर है, ठीक है। परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उस कक्षा के वर्गों की दुगुनी होती है, जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रखा है, जो मैंने यहाँ पे आपको सूत्र में 2n² लिख के बताया, जहाँ पे n क्या है, कक्षा की संख्या है। KLMN में सेल जो है इसमें क्या होती है, 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप इस सूत्र में रख के देखिएगा, 2 मिलेगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर 2, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 दूना के 8, 2 गुने 3 का स्क्वायर 18, 2 गुने 4 का स्क्वायर 32। तो KLMN में जो है 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम मिलेंगे। इसके अलावा परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, और ये दोनों को जब मिला देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमें मिलता है क्या, द्रव्यमान संख्या मिलता है। क्या मिलता है, द्रव्यमान संख्या मिलता है। देखिए बिहार की आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10 क्लास से ऊपर की कोई भी क्वेश्चन जनरली नहीं आती है, ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज है आपको जरूर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी राज्य सरकार की एग्जाम होती है बहुत हाई लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, एक बार पूछ दिया प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो बात तो वही है लेकिन समझने में थोड़ी सी फेरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और इन दोनों का योग से हमें क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है किसी भी तत्व का। इसके अलावा प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितने, 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे, तो 1 ही होंगे। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के एडिशन को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या बता दिए थे। इसके अलावा वैसे 2 तत्व या फिर ऐसे कई तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगर आपसे कलोगे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो बताइएगा 3 समस्थानिक होते हैं। इन तीनों के नाम भी याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। आपने भारी जल का नाम सुना होगा जिसमें H के जगह पे सीधा D रहता है, ये ड्यूटेरियम है ना। ये भारी जल है D2O, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण आपके नाभ के रिएक्टर वगैरह में किया जाते हैं। इसके अलावा परमाणु की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। डाल्टन ने परमाणु को अविभाजित बताया था कि इसका जो है विभाजन संभव नहीं है, लेकिन बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग जो है आपके साइंटिस्ट के द्वारा जो है अलग अलग तत्वों की खोज किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन, इस पर निगेटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन की जो खोज है, ये नामकरण और खोज ये दोनों अलग अलग लोग किए हैं, इसलिए इसमें 2 नाम आएंगे, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक बाबा ने किया है। एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, एक ये भी आपके एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। तो न्यूट्रिनो का खोज जो है ये पॉली ने किया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक्स किरण की खोज भी पूछा जाता है, विलियम रोएंटजन ने किया है। कौन किया है, विलियम रोएंटजन ने किया है एक्स किरण की खोज। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, आजकल नौकरी लगने से पहले आप पैन बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप जब ज्वाइन करने जाएंगे तो पैन कार्ड सबसे पहले पूछेगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये कॉमन कर दिया है, क्योंकि आपको जो पेमेंट आएगा बिना पैन कार्ड जब तक आप किसी ऑफिस किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं जमा करोगे आपको पेमेंट नहीं आएगी, है ना। तो ये जो पैन कार्ड होती है इसमें अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिकल संख्या होती है। अद्वितीय कहने का मतलब कि जैसा मेरा पैन कार्ड का नंबर है किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अद्वितीय है ना। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें टोटल मिला के 10 कैरेक्टर होते हैं। 10 कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे आप अपने पैन कार्ड के ऊपर, यहां से भी क्वेश्चन बन पड़े हैं इसीलिए मैं रखा हूं, है ना। पैन कार्ड का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और एक PNR का भी फुल फॉर्म पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब रेलवे जो है बहुत कॉमन हो गया, अब जनरली सभी लोग रिजर्वेशन टिकट कराते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड का जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें कुल 10 अंक होते हैं। इसमें प्रथम 5 जो होता है अल्फाबेट होता है, जैसे ABCDE, ये 5 अल्फाबेट होगा। फिर मान लो जो 12, 44, ये 4 गो नंबर होगा, फिर एगो अल्फाबेट होगा। इस प्रकार से आपका पैन कार्ड का नंबर होता है ना। ये किसी का पैन कार्ड का नंबर हो तो माफ करना भाई। इसके अलावा जो आधार कार्ड होते हैं इस पे आपके 12 नंबर होते हैं। ये सिर्फ नंबर ही होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 8 इस प्रकार से 12 होते हैं। एक IFSC कोड होता है जो बैंक में आप पैसा ट्रांजेक्शन करोगे, नेफ्ट करो चाहे स्विफ्ट, तो भी स्विफ्ट कोड होता है। जो विदेश से अगर आप अर्न करते हो तो वहां पे स्विफ्ट कोड लगता है, और इंडिया में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो IFSC कोड लगता है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका लगेगा। SC उल्टा हो गया, सिस्टम कोड होता है, ठीक है। IFSC होता है, ठीक है, CS नहीं होता। तो इसमें 11 कैरेक्टर होते हैं IFSC कोड के अंदर। डेबिट कार्ड के अंदर 16 डिजिट होते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड क्या होती है आप सभी जानते होंगे, आजकल तो आप सभी जो है बैंक का यूज करते हो भाई, और वैसे भी जनधन योजना जानते ही हैं। तो ये जो बैंक डेबिट कार्ड है ये क्या होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं
तभी आप निकाल पाओगे, विथड्रॉ कर पाओगे। ये आपको जो है वेंडिंग मशीन यानी जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, एटीएम, उसके माध्यम से आपको जो है पैसा निकालने के लिए ये कार्ड होती है, डेबिट कार्ड, है ना। पैसा है तभी खर्च कर पाओगे, सिंपल सी बात है, या फिर निकाल पाओगे एटीएम से। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, ये आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं फिर भी आप कोई चीज़ अग्रिम खरीद सकते हो, बाद में उसको पे कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हाल में ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनने वाली महिला कौन है? इसको जो अतिरिक्त प्रभाव में सीईओ भी बनाए गए हैं। तो सीईओ बनने वाली महिला कौन है? तो जया बर्मा सिंह। देखिए मैंने टेलीग्राम पे इसको पोस्ट भी किया था, चूंकि ये पहली बार भारतीय इतिहास में हो रहा है कि रेलवे बोर्ड के जो है सीईओ के तौर पे कोई महिला को चुना गया है। तो ये जया बर्मा सिन्हा जी है, और ये क्वेश्चन 100% आप रख लीजिएगा, हाल फिलहाल के एग्जाम में ये जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखें। यह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है, जिसमें अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिए हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के पहली महिला सदस्य कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। तो ये सिर्फ सदस्य बनी थी, है ना, मेंबर ऑफ बोर्ड बनी थी, लेकिन ये जो है सीईओ वाला जैसे की पोस्ट है वहां पे पहुंचने वाली बना है जया बर्मा सिन्हा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि कभी ये भी पूछ ले कि पहले सदस्य कौन बने, तो लोग जो है जया बर्मा ही मार देंगे। नहीं भाई, थोड़ा सा समझिए, है ना, सदस्य बनना और अध्यक्ष बनने में फर्क तो है ना भाई, है ना। इसके अलावा सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो माधवीपुरी बुच्च बनी थी। इसके अलावा नीति आयोग में एकमात्र और प्रथम महिला सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर। जब नीति आयोग आपका 2015 में गठित हुआ योजना आयोग को रिप्लेस करके, तो जो पहला सीईओ बनी थी ना, ये महिला ही थी, सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। अभी जो है आपका बीवीआर सुब्रमण्यम साहब है ना, जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं। उससे पहले अमिताभ साहब थे, है ना, इसके पहले जो है आपका सिंधु श्री खुल्लर ही थे। इनके अलावा भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश में। प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जगजीवन राम साहब से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये सब कुछ एक बात है जो ध्यान रखना है। एक बार भी एसएससी CHSL ने मेरे ख्याल में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा कि प्रथम बार भारत रत्न किस महिला को मिला है, तो इंदिरा गांधी ही मारिएगा, ऑप्शन में मदर टेरेसा भी दिया रहता है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी आंसर होगा। इसके अलावा किस मुगल सम्राट के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? देखिए सबसे ज्यादा तोड़ने वाला मंदिर जो क्वेश्चन आता है, ये आता है आपका सोमनाथ का मंदिर, है ना, सोमनाथ का मंदिर आता है। तो ये तो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। इसके अलावा जो एलोरा की कैलाश मंदिर है, एलोरा की कैलाश मंदिर, आप जानते हैं ना कि एलोरा, एलिफेंटा और अजंता, ये तीनों गुफा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो जो एलोरा में कैलाश की मंदिर है ना, राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनको जो तोड़ने का प्रयास किया गया था, ये आपका औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अब ये औरंगजेब कौन है भाई साहब? तो ये मुगल जो है, मुगल शासक, उनके वंशज है, मुगल शासक है, समझ लीजिए, है ना, मुगल वंश के शासक है आपके औरंगजेब, है ना। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, ये आप सभी जानते हैं, जिन्होंने सल्तनत कालीन अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हराया था और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पहले कहाँ का शासक था? तो आपका आंसर होता है फरगना का शासक था बाबर, है ना, 1494 ईस्वी में बना था। इसके अलावा बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई इंडिया में, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। सबसे बड़ी बात है कि सभी के सभी युद्ध में बाबर जीत ही हासिल किया था। इसके अलावा बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अकबर की जो शासन अवधि है, ये 1556 से 1605। अच्छा, खानवा का युद्ध में किसको हराया, ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। तो मेदिनी राय को हराया बाबर ने, ये ध्यान रखेंगे। ये कई दफा आपके बिहार में क्वेश्चन आए हुए हैं कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? मेदिनी राय को, है ना, मेदिनी राय राजपूत शासक। इसके अलावा जो ये आपका मुगल काल का स्वर्ण काल जो कहा जाता है, ये अकबर के काल को, और अकबर के दरबारी को क्या कहते हैं? नवरत्न। शाहजहां के कार्यकाल को मुगल शासन व्यवस्था की स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़े बड़े इमारत जो आज भी हमारे इंडिया के धरोहर है बनाए गए थे। इसके अलावा औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए क्रम क्या है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर का बेटा जो है आपका जो है शाहजहां, एक मिनट, औरंगजेब हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी उल्टा हो गया है, ठीक है भाई, थोड़ी सी उल्टा हो गया है, देख लीजिएगा। इसके अलावा
सही है, सही है ना। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ाई होता है धर्मत का युद्ध, और धर्मत का युद्ध में जो है औरंगजेब की विजय होती है, और जो है औरंगजेब शासन में आते हैं मुगल वंश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक हिंदू सेना भी औरंगजेब के काल में ही माना गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है भैया। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की आयु क्या है। देखिए अटल पेंशन योजना, ये भी सुरक्षा योजना समझ लीजिए। तो ये आपका 18 से 40 वर्ष तक के जो लोग होते हैं उनको इसका लाभ बेनिफिट प्राप्त होगी। जन सुरक्षा योजना के तहत एगो और है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सुरक्षा योजना है। तो इसमें लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 70 वर्ष रखा गया है। इसमें अगर एक्सीडेंट या फिर बहुत ज़्यादा विकलांगता की स्थिति में आ जाते हैं तो 2 लाख की कवरेज दी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा योजना के तहत एक और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो उम्र है ना ये 18 से 50 वर्ष है। तो ये कन्फ्यूजन के लिए आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, और बहुत कम समय में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसीलिए अच्छे से देखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष है। ये तीनों को जो है ये एज के रिलेशन से याद रखिएगा, इसमें एज पूछता है डायरेक्ट, है ना। और अगर आपसे प्रधानमंत्री वाला जो दोनों योजना आपने देखा उसमें दोनों में 2-2 लाख रुपया मिलता है। इसके अलावा सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री बता दिए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक मुद्रा योजना है, ये क्या है, लोन प्रोवाइड करने वाली योजना है ना। योजना से 2 चीज़ पूछता है, 3 चीज़ पूछता है। एक तो आपका जो है कौन से मंत्रालय द्वारा जो है ये चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा कब लॉन्च किया गया था, और ये किस चीज़ से संबंधित है। ये 3 ही चीज़ पूछता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के योजना से। अगर राज्य सरकार की योजना से ये पूछते हैं कि ये किस राज्य की योजना है, तो क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका भी समझ लेंगे तो याद अपने आप हो जाती है बहुत सारी योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड 10 लाख तक मैक्सिमम, 50,000 मिनिमम। प्रधानमंत्री वाणी योजना क्या है, वाईफाई कनेक्शन से ब्रॉडबैंड जो होती है। रूफटॉप योजना क्या है, सोलर सिस्टम से है। उज्ज्वला योजना क्या है, एलपीजी कनेक्शन से है। और एगो उजाला योजना है, उजाला योजना के तहत क्या है, एलईडी बल्ब मिलती है कम दाम पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आगे रोजगार की अवसर जो है मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ये किसानों को जो है आर्थिक मदद देते हैं 6,000 रुपये की। मिशन इंद्रधनुष क्या है, टीकाकरण से संबंधित है। तो ये कुछ एक योजना है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित है, तो आर्टिकल 169। ये राज्यों में विधान परिषद के चाहे तो गठन की बात कर लें आप, चाहे तो समाप्ति की बात कर लें आप, ये दोनों से संबंधित है। समाप्ति कहने का मतलब जो है विघटन से नहीं है मेरा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका भी विघटन नहीं होता है ना। तो ये समाप्ति का मतलब कि पूर्णतः हटाइए दीजिए, मतलब मिटा देना, हटा देना। तो ये दोनों से जो है आर्टिकल 169 है। ठीक है, किसी भी राज्य के विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब हटाना के लिए, उस राज्य के विधानसभा के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चे पूर्ण बहुमत मैं बता दूं कि 2/3 बहुमत को ही पूर्ण बहुमत या फिर इससे अधिक को पूर्ण बहुमत कहा जाता है। तो कम से कम 2/3 मत जो है पढ़ना चाहिए, तभी आप इसे मतलब बसा सकते हो, या फिर विधान परिषद को पूर्णतः उन्मूलन कर सकते हो किसी भी राज्य में। उस राज्य के विधानसभा में अगर ऐसी प्रस्ताव पारित हो जाती है 2/3 बहुमत से। ठीक है भाई, तो इसके अलावा आर्टिकल 169 देख लिया, और 6 स्टेट जो था ये बता ही दिया था ऊपर वाले किसी स्लाइड किसी प्रश्न में। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधान मंडल, स्टेट विधानसभा और विधान परिषद होती है, ये मैं बता ही दिया था। इसके अलावा विधान परिषद का विघटन संभव नहीं होता, जैसे केंद्र में राज्यसभा का नहीं होता है। विघटन मतलब जो है मतलब जो कार्यकाल चल रहा है उसको समापन करना। उन्मूलन कहने का मतलब कि हटाइए देना, है ना, घरे गिरा देना। इसके अलावा विधानसभा में सदस्यता के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष, जैसे आप लोकसभा में जाते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सदस्य होते हैं कितने होंगे, 500, है ना। और विधान परिषद में क्या होती है कि अगर मान लीजिए किसी अलग अलग राज्य में अलग अलग विधान परिषद में सदस्य होते हैं, जैसे आपने केंद्र में अगर राज्यसभा की बात करें तो 250 फिक्स है कि 238 + 12 आएंगे। 238 जो है चुनाव के माध्यम से, और 12 जो है आपके लेकिन विधान परिषद में ऐसी कोई फिक्स नहीं है। विधान परिषद में क्या है कि उस राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे, हालांकि अपवाद भी है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा जिस प्रकार राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन जो है आपका
राज्यसभा के अंदर करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल जो है विधान परिषद के अंदर सदस्यों का मनोनयन करते हैं, लेकिन क्वांटिटी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बता ही दिया इसका कारण, क्योंकि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे यही फिक्स नहीं है ना। आंकड़ा जो है पैमाना तय किया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 होंगे और न्यूनतम 40 होंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितना है, उस हिसाब से विधान परिषद में सदस्य आएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं भाई। इसके अलावा वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश ने विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है लाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो सकता है कि भाई जो है कौन से राज्य हाल फिलहाल में अपने विधान जो है परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया है, तो आंध्र प्रदेश 2020 में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। अभी आप देख रहे हैं कि अरब कंट्री के साथ जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे सब दिन। तो सबसे पहले भारत में जो अरब आक्रमण हुआ ये कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। और उस समय सिंध पर राजा कौन थे? तो दाहिर का शासन था। ठीक है, और ये भारत में प्रथम अरब आक्रमण माना जाता है। यहां से भी क्वेश्चन कई दफा आपके एसएससी वगैरह एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच में होती है। ये सभी के सभी जो आपके इजी वे में लूसेंट वगैरह में नहीं दिखेगा वही क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको एक झलक में मिल जाए कहीं, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। बेस भले कोई भी क्वेश्चन आपको लगता हो, लेकिन उसकी फैक्ट जो है अच्छे से समझना है। अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच में हुआ था। 2 दफा होता है, दो ट्रायल होती है। 1856 से 1860 ये ऑप्शन हो सकता है, या 1839 से 1842 ये ऑप्शन हो सकता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है अफीम युद्ध के बारे में। प्रसिद्ध बेदरा का युद्ध क्या होती है कि अंग्रेजी और डच के बीच में होता है। 1959 में होती है, सॉरी 1959 नहीं से 1759 कर लीजिएगा। ठीक है, 1759 में होती है। इसके अलावा वार्डिवास का युद्ध क्या होता है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य 1760 में, और इसमें फ्रांसीसी सेना को पूर्णतः हराया जाता है और भारत में लगभग फ्रांसीसी जो है सत्ता खत्म हो जाती है। तालीकोटा का युद्ध है एक फेमस, 1565 में होता है। विजयनगर साम्राज्य की पतन यहां से स्टार्ट होती है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को बसाया गया था। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में होती है। इससे क्वेश्चन एक आता है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राव। कहां गए? इधर है। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पानीपत की एक और लड़ाई छूट गया 1556 अकबर और हेमू के बीच में, ये सेकेंड वाला है। पहला वाला हमने बाबर वाला क्वेश्चन में बता दिया था 1526 में। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा कहां स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, गोम्पा। ताबो मठ भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो गोम्पा मठ और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चूंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जानते हैं बौद्ध विहार बिहार से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है मठ स्तूप ये सब जरूर जाए पढ़ के, है ना। रूमटेक मठ ये सिक्किम में है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है। पोटाला महल और जोखंखा मंदिर ये लहासा में है। इनके अलावा हेमिस मठ, शंकर मठ ये लद्दाख में। देखिए हेमिस फेस्टिवल भी होता है लद्दाख के अंदर, ध्यान रखेंगे। और हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर, जो इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्तूप किसे कहते हैं? कई दफा आपसे परिभाषा पूछ लेता है भाई, स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप क्या होता है? तो स्तूप क्या होता है मेरे भाई कि जहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनके महत्व के चीज होते हैं, जो अवशेष होते हैं, जहां पे इनको संरक्षित करके सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे जगह को स्तूप कहते हैं। स्तूप के जो ऊपर की भाग होती है उसे हर्मिका या छत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्र कहा जाता है या हर्मिका कहा जाता है जो आपका स्तूप होता है उसके ऊपरी भाग को। ठीक है, देखिए मेरा ड्राइंग कमजोर है, नहीं तो मैं बना के दिखाता। इनके अलावा भारत में बहुत जो कुछ प्रमुख आपका स्तूप है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पिपराहवा स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है। बैरूत स्तूप ये राजस्थान में है। धमेक स्तूप ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। केसरिया स्तूप की बात हो गई थी, बिहार के अंदर है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला ये आपका अमृता प्रीतम जी हैं। कौन है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की एक किताब है पिंजर, कहाँ गई? इनको जो है 5000 बार एग्जामिनर ने पूछा है पिंजर किसकी जो है किताब है या फिर कृति है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमृता प्रीतम के द्वारा। अमृता प्रीतम की अन्य पुस्तकों में रसीदी टिकट, कोरे कागज, अदालत इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 ईस्वी में होती है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ, है ना, लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार।
पुरस्कार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषा में, तो 24 भाषा में दिए जाते हैं। ये 24 भाषा कहाँ से आते हैं, 22 प्लस राजस्थानी प्लस इंग्लिश, है ना। तो 22 हमारे संवैधानिक भाषा और राजस्थानी और इंग्लिश को में भी दिया जाता है, तो 24 भाषा में दिया जाता है। यह भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इनके बाद इन्हीं का स्थान है आपका किसका, साहित्य अकादमी पुरस्कार का, है ना। एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी होता है, तो वो नाच जो है आपका संगीत वगैरह में दिया जाता है। ये साहित्य अकादमी है, दोनों में डिफरेंस है भाई थोड़ी बहुत। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषा में दिया जाता है। ये 23 भाषा कहाँ से है, 22 प्लस अंग्रेजी, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी कई दफा भाषा को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला 2022 वाला मिला है, ये दामोदर मौजे को मिला है, तो ये कोंकणी भाषा के हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और कल मैंने बताया था डीपी वाले वीडियो में, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, गोवा के अंदर बोली जाती है। कोंकण तट गोवा के सहारे आसपास है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनके अलावा ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलते हैं आगे। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। कल हमने 16 सितंबर बताया था, आज हमने 16 अक्टूबर बताया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, आज 16 अक्टूबर 2023 को जो ये वाली खाद्य दिवस मनाया गया है 2023 के अंदर, है ना। तो इसमें जो विषय रखा गया था कि जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, यानी इस बार जो है वाटर जो संरक्षण है इस पर विशेष बल दिया गया है। इस खाद्य दिवस के थीम के माध्यम से हमें भी समझना चाहिए जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विश्व खाद्य दिवस क्या होती है, क्यों मनाए जाते हैं। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, है ना, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसी की जो है स्थापना दिवस की याद दिलाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा रोम इटली के अंदर है। और इटली भी कृषि प्रधान यूरोपियन कंट्री है, भारत के जैसा है, इसीलिए यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत यह फैसला लिया गया था। ओजोन का सूत्र O3 होती है, ओजोन समताप मंडल में स्थित होती है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के साथ साथ बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ये जो वीर बाल दिवस है ये सिख धर्म से संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह के जो संतान हैं उनके याद में मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है मेरे हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे, ध्यान रखेंगे। इंद्र जात्रा नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आप सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। इसके स्थानीय भाषा में अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे जनरली इसी नाम से जानते हैं। यात्रा खाली रहेगा, जात्रा, यात्रा लिखिएगा, यात्रा नहीं जात्रा, ठीक है। जात्रा खाली रहेगा तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में एगो फेमस मेला लगता है गंगा सागर मेला। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जामिनर CSSC CGL में कि गंगा सागर मेला किस जो है त्योहार के अवसर पे लगते हैं, तो आप बताएंगे मकर संक्रांति जो होती है। मकर संक्रांति जनरली जो है आपका जनवरी माह में 14 या 15 जनवरी को फिक्स डेट है इसका, तो इसी समय आपका गंगा सागर मेला कोलकाता के अंदर लगती है, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, पहले ही बता दिए। इसके अलावा धनु यात्रा रहेगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा रहेगा, नवकलेश्वर उत्सव रहेगा, नौखाई त्योहार, गोटीपुआ नृत्य रहेगा, छौ डांस रहेगा। तो ये सभी के सभी आप ओडिशा राज्य को रिलेट करेंगे। इसके अलावा मेदराम यात्रा त्योहार, बथुकम्मा त्योहार, बोनालू महोत्सव, ये सभी के सभी तेलंगाना में मनाए जाते हैं। इसके अलावा सैला, कर्मा, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, बस्तर दशहरा, हरेली महोत्सव, पोला त्योहार, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ राज्य से मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से है, ठीक है भाई। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दशहरा किस महीना में मनाए जाते हैं, अब तो आप भी जान गए, कितनी बार बताए होंगे, ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, है ना, काय 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 जो होता है ना, काय, है ना, काय काय, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो ये टुंड्रा
टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति होती है वहाँ की पेड़ पौधे बौनी प्रवृत्ति की होती है, जिसमें काय, लाइकेन और झाड़ियाँ वगैरह आ जाती है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति बौनी, झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काय, लाइकेन से मिलकर बनी होती है टुंड्रा प्रदेश, है ना। अब पेड़ पौधे से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपने कई बार अटेंड किया होगा। इसे डोलेड्रम कहते हैं। ये भूमध्य रेखा की, जो भूमध्य रेखा के किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा, इसे इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसे 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर के जो क्षेत्र है इसे डोलोड्रम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुंदरी का वृक्ष आपको कहाँ पर मिलेगा, मैनग्रोव वन में मिलेगा इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा, चूंकि सुंदरबन डेल्टा ही मैनग्रोव वन है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको कौन कौन से वन मिलेंगे, महोगनी मिलेंगे, रोजवुड मिलेंगे, रबर मिल जाएगा, सिनकोना मिल जाएगा, इत्यादि मिल जाएगा। देखिए, रबर से क्वेश्चन और पूछता है कि रबर को कठोर बनाने के लिए आप क्या मिलाते हो, तो रबर में आप सल्फर मिलाते हो, क्योंकि नेचुरली जो रबर है काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। अगर आपको टायर वगैरह बनाना है, ट्यूब वगैरह बनाना है, तो आपको सल्फर मिला के थोड़ा सा सख्ती लाना होता है। इस प्रक्रिया को रबर का बल्कनीकरण कहते हैं, जिसकी खोज गुडवियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको सागवान, बांस, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत वगैरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। ये जो सहतूत है ना, ये जो है आपका रेशमी कीड़ा जो होता है, इनके लिए उपयोगी होता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। देखिए, रेडियो के इतिहास से कई दफ़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अगर आपसे पूछे कि रेडियो की प्रसारण सबसे पहले तो 1923 ईस्वी में हुआ था मुंबई से, लेकिन जो इंडिया में रेडियो स्थापित किया गया था, निजी तत्वों के द्वारा प्रसारण सेवा स्थापित किया गया था, ये बंबई और कोलकाता में किया गया था 1927 में। तो अगर आपसे पूछे कि निजी तत्वों के द्वारा रेलवे की प्रसारण इंडिया में कब शुरू हुआ, तो 1927। और सीधे सीधे पूछे कि रेडियो की प्रसारण इंडिया में कब हुई, तो 1930। बात में लॉजिक है, लॉजिक में दम है भाई। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम बदल के, यानी ये जो आप जो निजी तत्वों के द्वारा 1927 में आप जो प्रसारण स्टार्ट कर दिए, इन्हीं चीज का नाम बदल के 1930 में जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया। इसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और आज़ादी के बाद 1957 में इसे आकाशवाणी कर दिया गया, जो आज भी चलती है। ठीक है, इनके अलावा भारत में पहली बार टीवी का प्रसारण जो है 1959 में किया गया था, और रंगीन टीवी 1982 में किए गए थे। टीवी के आविष्कारक लगे हाथ देख लीजिए, JL बेयर्ड हैं, ये भी पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में भी, इजी लेवल के क्वेश्चन है। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सिंगापुर रेडियो से राष्ट्रपिता कहा था 1944 ईस्वी में। चूंकि रेडियो की बात हो रही, तो यहाँ भी एक रेडियो है, सिंगापुर रेडियो, है ना। तो यहीं से जो है मैसेज किए थे, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखें। कोसी नदी बिहार में कहाँ जाकर मिलती है, तो ये कुर्सेला जो कटिहार में है, यहाँ पे जो है कोसी नदी गंगा में जाके समा जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोसी नदी की प्रमुख जो सहायक नदियों हैं, इसमें तमौर है, अरुण नदी है। यह एक राष्ट्रपारीय नदी है। राष्ट्रपारीय मतलब इसका ओरिजिनेट जो है इंडिया के बाहर होता है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 कंट्री से बहती है, तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर जो है कोसी आपकी बहती है। कल मैंने बताया था आपको, तिब्बत से और भी नदी, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, और इन कहाँ भारत में प्रवेश करती है ये भी बता दिया था। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये रास्ता बदलने के लिए माहिर होते हैं, इसमें हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। गंगा नदी बिहार में सबसे प्रमुख नदी है, जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। जैसे अभी आपने बिहार का मैप देखा था कुछ इस प्रकार से लगभग, है ना। तो यहाँ जो बीचों बीच लगभग गंगा नदी बहती है, तो ये एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार में जो है डिवाइड कर देती है। ठीक है, बिहार में जो गंगा नदी के किनारे कुल डिस्ट्रिक्ट है 12 डिस्ट्रिक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपके BPSC प्रे में आया हुआ है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा नदी के किनारे पड़ती है बिहार में। आपके सामने है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब जो है आपके गंगा नदी के किनारे हैं। भारत और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये चांगला दर्रा है। मुंबई से पुणे को भोरघाट दर्रा, मुंबई से नासिक को थालघाट दर्रा, तमिलनाडु से केरला को पालघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा सिपकिला दर्रा, मैंने कल भी बताया था ये चीज, सिपकिला दर्रा जो है यहाँ से सतलज नदी इंडिया में एंट्री करता है। यांगयाप दर्रा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश सांगपो के नाम से जो है आपका देहांग के नाम से, माफ कीजिएगा, सांगपो जो है तिब्बत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, देहांग के नाम से यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के समीप इंडिया में एंट्री मारता है ब्रह्मपुत्र नदी। श्रीनगर से लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये जोजिला दर्रा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य दर्रा जो फेमस है आपके एग्जाम
एग्जाम में आता है, जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम, नीतीमाना उत्तराखंड, तुजू दर्रा मणिपुर। भारत को म्यांमार से जोड़ता है आपका कौन, तुजू, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किस रोग के निदान में किया जाता है, थायराइड के विकार में। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होती है, मतलब घेग हो जाता है, घेंगा भी कहते हैं इसे। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, हैलोजन ग्रुप में रखा गया है समूह 17 में, है ना। इसका उपयोग चिकित्सा में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है, खोज बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। विटामिन ए की कमी से आंख की रोग होती है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूरों में खून आने लगती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियां मुड़ जाती हैं, विटामिन ई की कमी से, है ना, जनन क्षमता में कमी, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोट नहीं होता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, देखिए सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है, अजमेर शरीफ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के सेना के साथ भारत आए थे, तो ये रह के जो है अच्छा काम करने लगे, और मोहम्मद गोरी की सेना तो आप समझ ही रहे हैं। इनके अलावा सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। देखिए एक चिश्ती से जुड़ा हुआ सलीम चिश्ती साहब भी है, तो इनका मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण कौन करवाए थे, तो अकबर ने करवाए थे। क्यों करवाए थे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे, है ना। सलीम जो है ये जो जहांगीर है, इनका मतलब ओरिजिनल नाम आप बचपन का नाम कह सकते हैं सलीम है, तो इन्हीं के जो है माना जाता है कि अकबर को जो है इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर की जो है उत्पत्ति हुई, मतलब पैदा हुआ था जहांगीर। इनके अलावा हजरत बल मस्जिद ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना, तो इनके जो है एक बाल जो है ना हेयर सुरक्षित रखा गया है। इनके अलावा भारत में सबसे पुरानी मस्जिद भी आपके एग्जाम में आते हैं, चेरामन जुमा मस्जिद, ये केरल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 5 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में परिपथ से जुड़ी हुई है, जो आपके 24 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा। देखिए आप बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th के अंदर की क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना, तो आपके जो है विज्ञान में ये क्वेश्चन भी आता है, जो आपको मैंने घर में बिजली खपत कितनी होगी, एक वाला ये सिस्टम हो गया न्यूमेरिकल के अंदर, और एक आपका ओम के नियम पर आधारित ये वाला, और एक हीट उष्मा से जो है न्यूमेरिकल। 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर या आर आई, ठीक है, जहां पे V वोल्टता है, आर रेसिस्टेंस है, और आई जो है करंट है, जो है आपका धारा है, विद्युत धारा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अगर सीधा सीधा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 24 वोल्ट की बैटरी है और एक ही अगर 5 ओम का प्रतिरोध रहता तो 5, अब आई कर लेते तो 5 से काट देते, 24/5 हो जाता, 5 चौका 20, 4.8 के समथिंग आ जाता आपका। लेकिन यहाँ पे एक क्लू है कि समानांतर क्रम में परिपथ से जुड़ी हुई है। देखिए जब श्रेणी क्रम में यही चीज जुड़ा होता तो क्या होता, सबको जोड़ देते हम, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम 5 ओम के 4 प्रतिरोध है, तो 5 + 5 + 5 + 5 यानी 20 ओम हो जाता हमारा। ओम का इस प्रकार से साइन होता है टोटल रेसिस्टेंस। लेकिन जब श्रेणी सीरीज में होता तो, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालने के लिए टोटल रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1, यानी पहला प्रतिरोध तो पहला भी 5 है, इस प्रकार के हम 4 गो के जोड़ेंगे, क्योंकि 4 गो 5 ओम का है। अगर अलग अलग होता तो हम अलग अलग जोड़ लेते। एलसीएम 5 हो जाएगा, 4/5 हमारा निकलेगा रेसिस्टेंस, 1/R का वैल्यू, तो R का वैल्यू हम पलट देंगे दोनों साइड, तो 5/4 हो जाएगा। R का वैल्यू मेरा निकल गया 5/4, अब हम इसमें रख देंगे। 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, I का मान मुझे निकलना है, 5/4 जो है आपका R का मान निकल गया है। यहां से आप इसको काटेंगे तो 4.8 होगा, 5 चौका 20, 4 × 0 40 बराबर, है ना 8 × 40, और इसको गुना कर लेंगे 16 और 8 चौका 32, 3.2 यानी 19.2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 19.2 एम्पियर की करंट प्रभावित होगी इस वाले परिपथ के अंदर। आई होप सभी को समझ में आए, ये सूत्र काफी इजी है, बचपन से पढ़ते आए हो, बस श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम कैसे निकालना है टोटल रेसिस्टेंस ये देखना है। अगर आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछता है तो आप ओम मारोगे, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है तो ओम मीटर मारोगे। ये मैं 2000 बार मैं तो खुद बता चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होता है और बच्चे ओम लगा के आ जाते हैं।
प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी जिसकी रेसिस्टेंसी वैल्यू अधिक होगी उसकी जो है आपकी कंडक्टिविटी वैल्यू कम होगी, है ना। यानी प्रतिरोध अधिक, अरे भाई रुकावट ज़्यादा होगा तो आदमी कम चलेगा। अब आप दौड़ रहे हो, रास्ते में राम पकड़ रहा है, श्याम पकड़ रहा है, तो आपकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। कोई नहीं पकड़ रहा है तो तेज दौड़ोगे, है ना, सिंपल सी बात। इसके अलावा ओम का नियम बता दिया। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो आपका कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 3.6 गुने 10 के पावर 6 इतना जूल होता है ना। और जूल से स्पष्ट है कि भाई ये ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके अलावा कैलोरी भी होता है, इसके अलावा उष्मा का, है ना। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, डब्ल्यू, है ना। तो ये सब कुछ एक बात है जो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिजी किस महासागर में स्थित है? फिजी देखिए, फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है, फिजी, है ना। प्रशांत महासागर सभी 5 महासागरों में सबसे बड़ी महासागर है। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहराई वाली स्थल मारियाना ट्रेंच स्थित है। प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो की घटना होती है। अल नीनो होती है गर्म कर देता है जल को, ला नीनो ठंडा कर देता है, ये बता ही दिया था। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश में श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर ये सब प्रमुख हैं जो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर को हाफ महासागर का दर्जा दिया गया है, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर में ही आपको सुंडा गर्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, ये भी पूछता है। सबसे बड़ी द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? माजुली, ये कहाँ पे है? असम में है। कौन से नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के प्रणाली में स्थित है। यूकेरेटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिका को बारीकी से पहले ही समझा चुका है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था। कोशिका जीवन की जो है सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, गोल्जी बॉडी को कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कोशिका के कुछ अपने पार्ट जिनके अलग अलग नाम दिए गए। किस अकबर के दरबारी के द्वारा बाबर की आत्मकथा बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया गया? आप जानते हैं कि बाबरनामा की भाषा ही पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में कि किस भाषा में लिखा गया था। तो आपको पता है ना कि बाबरनामा जो है ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने लिखा था, लेकिन इसके अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे अनुवाद कर दिया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो राजतरंगिणी इससे भी पूछता है कि ये क्या है। तो राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देता है, किताब है, इसके लेखक कल्हन है। लेकिन इस राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो जैनुल आबदीन ने किया था। कौन? जैनुल आबदीन ने किया था राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। तो ये ध्यान रखेंगे, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा रज्मनामा, इस प्रकार से रज्मनामा, ये क्या है भाई? महाभारत का फारसी अनुवाद है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम, जंगलनामा के अमिताभ घोष, अकबरनामा के अबुल फजल। तो ये कुछ नामा वाले स्लाइड है, जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन शामिल नहीं था, तो आपको शामिल जो है वो उसको पता रहेगा तब ना बता पाओगे, है ना। तो नवरत्न सबसे पहले तो इसमें अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब जो है शामिल थे। माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसके सदस्य में कौन कौन थे या फिर सदस्य कौन थे? तो किसके जो है 3 सदस्य थे। स्टोपर्ट क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 ये इंग्लैंड में ही हुआ था। इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे। तीनों
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय जो है भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, है ना। पारस्परिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, अभी जो आपने पिछले साल यूक्रेन रूस वाला युद्ध देखा, तो ये भी नाटो ही कहीं ना कहीं है इसमें जिम्मेवार। इसके अलावा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, है ना, क्योंकि भाई चाहते थे कि इसकी सदस्यता मिले और एक चाहता था कि नहीं मिले, है ना। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं नाटो के? 31। सबसे लेटेस्ट सदस्य देश जो है आपका फिनलैंड बना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके करंट सेक्शन में छप सकता है। इनके अलावा सार्क की स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू में है, भारत भी इसके सदस्य हैं, 8 सदस्य देश हैं, है ना। इसके अलावा प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल सनौली किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा कालीन दैमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी स्थल है हड़प्पा काल के, और ये महाराष्ट्र में है। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा कालीन जो सबसे विस्तृत एरिया है भारत में, ये आपका कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी है, कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। हड़प्पा काल की जो सबसे बड़ी स्थल है पूरे, मतलब इंडिया का मतलब नहीं है कहीं भी, तो ये मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में राखी गढ़ी। लोथल गुजरात में है। इसके अलावा राजस्थान में आपका कालीबंगा है, धौलावीरा गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया ये धौलावीरा है। हड़प्पा काल के मंदिरों में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, अगर कोई भी मंदिर की बात हड़प्पा काल में नहीं प्राप्त हुई है। लिपि नहीं पढ़ी गई है। जो लाश हुआ करता था बॉडी को जलाते भी थे और दफनाते भी थे, दोनों प्रक्रिया प्रचलन में था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, है ना। मकान जो है पक्के ईंट के बने हुए होते थे, और ये शहरी सभ्यता था और एक सुनियोजित व्यवस्थित सभ्यता था। सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष की गई थी? 1818 में। सांची के स्तूप का निर्माण कौन किए थे? अशोक के शासन अवधि 273 से 232 बीसी ने करवाया था। मौर्य राजा बिंदुसार के पुत्र थे। देखिए एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है, तो बिंबिसार हर्यक वंश के हैं, अब बिंदुसार जो है ये आपके मौर्य वंश के हैं। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का काया पलट हो गया और धम्म को अपनाया था, यानी बौद्ध धर्म का दीक्षा उपगुप्त नामक भिक्षु से लिया था। अशोक के शिलालेख की खोज जो है टी पेंथलर ने किया था, लेकिन पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को मिला था। जेम्स प्रिंसेप इसे पढ़ पाए थे। इसके अलावा अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो अशोक का नाम गुजरा अभिलेख, नेटूर अभिलेख और उरेगोलम अभिलेख, ये जो कर्नाटक में है, तो ये तीनों अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, यह अशोक के समय ही हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोयला के किस प्रकार को भूरा कोयला कहा जाता है? तो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। कोयला के प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होते हैं। पीट सबसे घटिया होता है, एंथ्रानाइट सबसे बढ़िया होता है। इसके अलावा भारत में जो अधिकांश बिजली की उत्पादन होती है तो किस प्रकार की? तापीय बिजली, और तापीय बिजली जनरली किससे चलती है? कोयला से चलती है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बैथोलित किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं? देखिए बैथोलित जो है ये ज्वालामुखी गतिविधियों के फलस्वरूप निर्माण होती है। बैथोलित क्या होती है? ज्वालामुखी में जो आपका लावा मैग्मा जमता है ना, तो ये जो गुंबदनुमा आकार धारण कर लेता है इसे ही बैथोलित बोला जाता है ना। और आपको कल ही मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण भी आपके ज्वालामुखी क्रिया से जो आपका मैग्मा लावा जम जाता है तो इसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां में कौन सा? छत्रक शिला, बालुका स्तूप, लोयस, ये सब किससे मिलेगा? तो पवन के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियों द्वारा स्थलाकृति डेल्टा, गोखुर झील, जलोढ़ पंख, विसर्प, ये सब किसके द्वारा बनते हैं? तो ये सब जो है नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अपर्दन के फलस्वरूप उड़ाए गए जो बालू होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह इस प्रकार से जाके जमा हो जाता है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे बालू के ढेर को क्या कहते हैं? टिब्बा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन को किस आवर्त में रखा गया है? आवर्त 4 में। एकमात्र अधातु है ये ब्रोमीन, जिसे कमरे के टेम्परेचर पे आप द्रव अवस्था में पाएंगे। इनके अलावा ब्रोमीन को वर्ग 17 में हेलोजन ग्रुप के साथ रखा गया है, बता ही दिया था। हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार से है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और आपका जो है 18 वर्ग हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
खोजकर्ता मोस्ले हैं। आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे 7 को 7 लिखा गया है, करेक्ट कर देंगे। इसके अलावा मेंडेलीव के आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब किए थे? 1869 में। तो आप बोलोगे भाई मोस्ले भी आधुनिक, ये भी आधुनिक, तो हाँ दोनों आधुनिक भाई। जो आज यूज करते हो ना, ये आपका मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार मोस्ले ने दिया था, पहले जो है मेंडेलीव ने भी इस पर काम किया था, 1869 में जो है रिलीज किया था, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 63, अभी वाला में 118। कमरे के टेम्परेचर पर द्रव में बदले जाने वाली धातु पारा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजागोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं वीर सावरकर, जैसे बी.डी. सावरकर पूरा नाम, 1904 में स्थापित किए गए थे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। इंडिया हाउस 1905 लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह 1926 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर के अंदर किया गया था। चिरांद और चेचर नामक नवपाषाण स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। बिहार के चिरांद और चेचर ये नवपाषाणिक स्थल है ना। बिहार में पूरा पाषाणिक कालीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाणिक काल के जो साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं, वो नालंदा और मुंगेर यानी दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ है, अगर भाग से रिलेशन में पूछता है तो, ठीक है। इसके अलावा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अशोक से संबंधित रमपुरवा बैल स्तंभ मिला था, जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया, जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार, एक वेल जज वाला राजा थे, लेकिन इसका पुत्र जो है आपका अजात शत्रु ने इसका हत्या कर दिया था। इनके अलावा मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी बिहार से क्वेश्चन हमने रखा है, तो ये बिहार शरीफ में है। बराबर की गुफाएं कहाँ है? जहानाबाद में है। केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण। पत्थर की मस्जिद पटना में है। गोलघर भी पटना में है। काकोलत जलप्रपात भी नवादा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। पीडीएफ संबंधी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।